तो हेलो गाइस, वेलकम टू विजन टॉपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री में कौन कौन से आपके चैप्टर आ रहे हैं और हर चैप्टर को कैसे पढ़ना है, हर चैप्टर को कैसे समझना है। ये देखिए, ये मेरा चैनल है। इसमें मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने बताया कि आपको कैसे हिस्ट्री में 100% स्कोर करना है। स्ट्रेटेजी की वीडियो है कि, और ये साइंस की वीडियो है जो मेरे दोस्त की है। उसने एक चैप्टर भी यहाँ पे डाल रखा है, तो मैंने सोचा कि फिर मैं भी एक हिस्ट्री के सिलेबस की ओवरव्यू की एक वीडियो ले आता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो ये चैनल है, इसको देख लीजिए। उसके बाद हम हिस्ट्री के सिलेबस के ओवरव्यू पे मूव ऑन करते हैं। चलिए गाइस, हम हिस्ट्री के चैप्टर्स के ओवरव्यू से शुरू करते हैं। चैप्टर्स ओवरव्यू। आपकी हिस्ट्री में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। उसमें से 4 एशियंट के हैं, 4 मेडिवल के हैं, 4 मॉडर्न के हैं। एशियंट इंडिया जो आपकी बुक है जिसको हम बोलते हैं थीम 1, उसमें 4 चैप्टर्स हैं और बाकी के 4 हैं मेडिवल में जिसको थीम 2 बोलते हैं, और बाकी के 4 हैं मॉडर्न में। आपकी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में बटी हुई है, पर हम इसको एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न नहीं बोलते। हम इसको थीम 1, थीम 2 और थीम 3 बोलते हैं। 4 चैप्टर तीनों में हैं। टोटल 12 चैप्टर्स हो गए आपके। अब एक एक करके मैं सभी चैप्टर्स के नाम लिख देता हूँ। पहली बुक के आपके है 4 चैप्टर्स। उसमें से पहले चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये आपके चैप्टर का नाम है। दूसरे चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तीसरे का नाम है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। फोर्थ का नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ये टोटल आपके 4 चैप्टर्स हो गए बुक 1 के। अब बाकी 4 हम बुक 2 के बारे में बात कर लेते हैं। बुक 2 के अंदर भी आपके 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। पहला चैप्टर। दूसरा है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। तीसरा चैप्टर है आपका जिसका नाम है एन इम्पीरियल एम्पायर विजयनगरा, एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। फिर आपका फोर्थ चैप्टर आता है, इस बुक का लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है पीजेंट्स, ज़मींदार एंड द स्टेट। पीजेंट्स, ज़मींदार्स एंड द स्टेट्स। 4 चैप्टर आपके इस बुक के हुए। अब बचती है आपकी लास्ट बुक जिसको बोलते हैं हम बुक 3। उसके अंदर भी 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है कोलोनियलिज्म इन द कंट्री साइड। मैं आपको हर एक चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इसी बुक का दूसरे चैप्टर का नाम है रेबल्स एंड राज, रेबल्स एंड द राज। इस चैप्टर के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 की पूरी स्टोरी आपको बता रखी है। फिर थर्ड चैप्टर आता है आपका महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट।
इस चैप्टर के अंदर आप महात्मा गांधी के मेजर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। और हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, जिसका नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक न्यू एरा की बिगिनिंग होती है, इसके नीचे एक लाइन होगी, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो ये आपके पूरे चैप्टर है, 4 इस बुक के हैं। और ये देखिए 4 इस बुक के हैं। उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया था कि आपकी 3 बुक है और एक बुक के 4 चैप्टर ये है टोटल। तो आपको ये टोटल 12 चैप्टर कंप्लीट करने हैं मेरे साथ मिलके। अब गाइस देखो, मैं आपको हर चैप्टर का एक ब्रीफ में, एक क्रिस्प मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, जिससे आपको चैप्टर के बारे में पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, और आप बाकी लाइंस कवर कर पाओगे, मतलब बाकी थीम्स जो है आप कनेक्ट कर पाओगे, आपको समझने में आसानी हो जाएगी काफ़ी। ये तो ओवरव्यू की वीडियो है, इसमें मैं आपको सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, मतलब ऊपर ऊपर से बताऊंगा इस चैप्टर में क्या क्या है। और उसके बाद जब इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको और समझ में आएगा कि अच्छा, ये डेवलपमेंट ऐसे हो रही है, इवेंट्स ऐसे चेंज हो रहे हैं। चलिए फिर चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, बुक 1 के चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इस चैप्टर में मेजरली आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, जिसको हम शॉर्ट में IVC बोलते हैं। इस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे पहली जो साइट हमको मिली थी या डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा। इसलिए इसको कभी कभार हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ना बोल के हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी 2000 से लेके 6000 BCE। ये जो डिफरेंस है BCE और CE या BC और AD के बीच का जो डिफरेंस है, मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको पहले इन दोनों का या फिर इन चारों का डिफरेंस क्लियर करूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू से शुरू करते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि 7000 से लेकर 6000 BC तक इसकी स्टार्टिंग है, पर हमारी NCERT में लिखा हुआ है 2500 BCE से लेकर के 1900 BCE तक। अब मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो हमारी सिविलाइजेशन है ना, इसमें 2500 से लेकर 1900 BCE तक का जो टाइम पीरियड है, ये सिर्फ मैच्योर हड़प्पन पीरियड को डिस्कस करता है। कौन से पीरियड को? मैच्योर हड़प्पन पीरियड को डिस्कस करता है, सिर्फ 2500 BC से लेकर 1900 BC का पार्ट। पर एक्चुअल जो स्टार्टिंग इस सिविलाइजेशन की है वो 7000 से 6000 BC तक की इसकी एक्चुअल स्टार्टिंग है। वो बात अलग है कि NCERT में ये दिखा रखा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया और जो बाकी सुपर पावर कंट्रीज़ और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो इस बात को रिजेक्ट करती है कि इतनी पुरानी भी कोई सिविलाइजेशन रही होगी। वो बात अलग है कि इतनी डिस्कवरीज इस सिविलाइजेशन की हुई नहीं अभी तक, और इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। हमको ये भी नहीं पता चला कि इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ और बिगिनिंग कैसे हुई। तो हम एग्जैक्टली और प्रिसाइजली ये नहीं बता सकते कि 7000 से स्टार्टिंग है, 2500 BC से स्टार्टिंग है, पर इतना कह सकते हैं कि ये पीरियड जो है ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड है। इस सिविलाइजेशन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है, और वो 3 पार्ट्स है, ये देखिए हड़प्पन पीरियड। इसको हमने 3 पार्ट से बांटा हुआ है, 1 2 3। पहले को हम बोलते हैं प्री हड़प्पन, दूसरे को बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन, तीसरे को बोलते हैं पोस्ट हड़प्पन। जिस टाइम ये सिविलाइजेशन बन रही थी, धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस सिविलाइजेशन हो गई थी। और जो पोस्ट हड़प्पन का पीरियड है, यहाँ से इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो हम 3 वर्ड्स में इन तीनों पार्ट्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ पे ये बर्थ हो रहा था इसका, यहाँ पे बर्थ हुआ, यहाँ पे ये मैच्योर होगा, जिस नाम से पता चल रहा है मैच्योर हड़प्पन पीरियड। यहाँ पे सबसे प्रॉस्परस थी, सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस थी इस टाइम पे, और यहाँ पे डिक्लाइन शुरू हो गया, और डिक्लाइन 1900 BC के टाइम तक पूरा हो गया था। देखो गाइस, ह्यूमन सीधा स्वर्ग से धरती की तरफ नहीं टपके। मेरा कहने का मतलब है कि जो ह्यूमंस है ना, वो इवॉल्व हुए हैं, ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं।
इवॉल्व होने का मतलब है ह्यूमंस पहले ह्यूमंस नहीं थे, वो एनिमल्स थे। बाद में बहुत सारी स्पीशीज़ आती है, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, फिर बाद में धीरे 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 करके होमो इरेक्टस आए, होमो हेबिलियस आए, निएंडरथल्स आए, उसके बाद हमारी एक स्पीशीज़ आती है जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस। फिर इससे भी एडवांस एक वो आई स्पीशीज़ जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। और आज के टाइम के ह्यूमन को हम बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। फिर आज से कई 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद एक नई स्पीशीज़ आएगी जिसको बोलेंगे होमो सेपियंस सेपियंस सेपियंस। सेपियंस एक वर्ड और जुड़ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे एडवांसमेंट और डेवलपमेंट होती रहेगी इस स्पीशीज़ की, वैसे वैसे चेंजेस आते रहेंगे। सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, बहुत जगह चेंजेस आएंगे। तो ह्यूमन पहले दो काम करता था। ह्यूमंस पहले दो काम करते थे, एक काम है हंटिंग, एक है गैदरिंग। और ये दोनों काम उनके ज़िंदा रहने के लिए बहुत हेल्पफुल थे। अब ज़िंदा कैसे रहेंगे? खा के कुछ ज़िंदा रहेंगे, पानी पी करके। पानी के लिए उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था जिसको हम बोलते रिवर्स। पानी उनको रिवर्स से मिलता था और जो फूड उनको हंटिंग और गैदरिंग से मिलता था। चलिए आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हंटिंग करने में उनकी ज़्यादा एनर्जी जाएगी या फिर गैदरिंग में? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वैसे ज़्यादा उनकी एनर्जी जाएगी हंटिंग में, क्योंकि हंटिंग में उसको उनके शिकार को, हाथी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाथी को उसे भगाना है पहले, बाद में दौड़ाना है, मारना है उसको। टीम वर्क लगता है यहाँ पे पूरा। पर गैदरिंग में इतना टीम वर्क नहीं चाहिए। गैदरिंग में जहाँ जहाँ आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, आपको उसको सिर्फ तोड़ना है और इकट्ठा करना है और ले जाना है। तो गैदरिंग सबसे एक सूटेबल ऑप्शन था उनके लिए। हंटिंग इतना सूटेबल नहीं था पर फिर भी वो करते थे, पर सबसे ज़्यादा सूटेबल उनके लिए गैदरिंग था। अब ह्यूमंस दो काम करते हैं, हंटिंग और गैदरिंग। उसमें से सबसे डेंजरस है हंटिंग, लीस्ट डेंजरस है गैदरिंग। इसमें कोई खतरा नहीं जान का, पर इसमें गाइस रिवर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी दो चीज़ों के लिए। एक तो लिवलीहुड के लिए, मतलब बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी चाहिए उनको पीने के लिए। और रिवर्स पानी ही पानी, रिवर्स में पानी ही पानी है, तो वो रिवर्स के पास रहना ज़्यादा पसंद करते थे। वहाँ का एनवायरनमेंट भी सही था। एनवायरनमेंट सही इसलिए था क्योंकि वहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा उगते थे, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल इलाका था। लैंड क्या था? फर्टाइल था। ये चीज़ तो हो गई, लैंड फर्टाइल था। एक काम और होता था, रिवर के पास शिकार आते थे उनके, जैसे कि कोई जंगली जानवर आ गया, कोई पालतू जानवर आ गया जिसको वो पालतू बना सकते हैं या फिर उनका शिकार करके उनको खा सकते हैं। तो उनके तो मतलब रिवर के पास तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि उनको पानी भी मिल रहा है, फर्टाइल लैंड मिल रहा है जहाँ पे उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, और उनका शिकार भी उनको मिल रहा है कि वो खा भी सकते हैं उसको मार के और बाकी अपनी चीज़ें कर सकते हैं। अब क्या होने लगा, हंटिंग के लिए एक चीज़ नेसेसरी होती है जिसको बोलते हैं झुंड। उनको हंटिंग के लिए ग्रुप्स में रहना शुरू करना पड़ा। बिना ग्रुप्स के रहे आप हंट नहीं कर सकते। जैसे कि लायन को देख लीजिए, शेर हमेशा झुंड में हंट करता है। बाकी अगर आप जंगली जानवरों को देखेंगे जैसे वाइल्ड डॉग्स और हाइनास, वो सारे ग्रुप्स के अंदर अपना शिकार करते हैं। वैसे ह्यूमंस ने भी हंटिंग के लिए ग्रुप्स में रहकर शिकार करना शुरू किया। ग्रुप्स में रहकर शिकार करने से एक फैमिली स्ट्रक्चर इवॉल्व हो गया। फैमिली स्ट्रक्चर, एक फैमिली स्ट्रक्चर उनका इवॉल्व होना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके एक सोसाइटी सी बनने लग गई। धीरे धीरे एक सोसाइटी सी बनने लग गई। और सोसाइटी कैसे बनी? फैमिलीज से। फैमिलीज़ को हम बोलते हैं सिंगल यूनिट ऑफ अ सोसाइटी। मतलब अगर आप बहुत सारी फैमिलीज़ को 100, 200, 1000, 2000 ऐसी फैमिलीज़ को अगर आप उनका एक ग्रुप बना दोगे तो सोसाइटी बन जाएगा। हाँ, आप उनको सोसाइटी ही बोलोगे। अब धीरे धीरे करके बहुत सारी सोसाइटीज़ जब जुड़ने लग गई तो उन्होंने बनाने लग गए जनपद। जनपद से धीरे धीरे आपके इवॉल्व हुए महाजनपद।
बहुत सारे जनपद मिलके, पहले तो मैं ये जान लीजिए जन होते थे पहले, बहुत सारे जन मिलके बनाते हैं जनपद, बहुत सारे जनपद मिलकर बनाते हैं महाजनपद, और बहुत सारे महाजनपद मिलके बनाते हैं सबसे बड़ी चीज़ जिसको बोलते हैं एम्पायर। ये जनपद जनपद महाजनपद और एम्पायर की स्टोरी आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। इसलिए उस चैप्टर में आपको अगर कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे चैप्टर के नाम से अगर आपको समझ में आ रहा है क्या नाम है, किंग्स राजा, इन सब चीज़ों के राजा होने लग गए, किंग्स फार्मर्स, एग्रीकल्चर इतना बढ़ गया, एग्रीकल्चर धीरे धीरे करके इतना बढ़ गया कि उन्होंने पहले क्या करते थे, उनकी नेसेसिटी थी, पहले वो एग्रीकल्चर सिर्फ इतना करते थे कि खुद का पेट भर जाए। बाद में जब उनको पता चला कि सरप्लस हो रहा है, कुछ वो पेट भरते कुछ वो बांट देते। जब पता चला कि सरप्लस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो दो काम के साथ साथ एक काम और करते कि वो उस खाने को बेचते, जिससे उनके पास क्या था, पैसा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उस टाइम करेंसी सिस्टम अभी इवॉल्व नहीं होता, करेंसी सिस्टम आपका इवॉल्व होगा। ये देखिए करेंसी सिस्टम उनका इवॉल्व हुआ 6th सेंचुरी BC में, उनका करेंसी सिस्टम इवॉल्व हुआ। इससे पहले तो कॉइन्स नहीं थे, फिर वो खाना बेच के क्या लेते थे, जाहिर सी बात है उनके पास जिस चीज़ की कमी होगी वो वही लेंगे। जैसे मान लीजिए उनके पास कॉपर्स की कमी है, वो क्या करेंगे, खाने का सामान दूसरे देश को बेचेंगे। जैसे ओमान आप पढ़ेंगे चैप्टर में, ब्रिक्स बीट्स एंड बोट्स, ओमान मगन, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसमें क्या होता था कि वो कुछ चीज़ें उनको देते थे, वो एक्सचेंज में उनको ब्रॉन्ज कॉपर बाकी वो मटेरियल्स देते थे, वो रॉ मटेरियल्स देते थे, वो रिसोर्सेज देते थे उनको। कि क्या होता था, जो चीज़ उनके पास नहीं थी उस चीज़ को लेते थे फुलफ़िल करने के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, वो चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 2 है टाउन्स। इस चैप्टर में क्या होगा, किंग्स इवॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इस चैप्टर में आप मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ोगे, इस चैप्टर में आप गुप्ता एम्पायर के बारे में भी पढ़ोगे, मौर्यन के बाद गुप्ता एम्पायर बना था, वो आपको उसमें बताएंगे। उसके बाद चैप्टर 3 आपका किनशिप क्लास एंड कास्ट। ये चैप्टर ना मेनली दो चीज़ों के बारे में, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में और दूसरा है दूसरा है इकोनॉमिक। दो डेवलपमेंट्स आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक। आपको एक बात बताऊं मैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आगे चल के सोशल डेवलपमेंट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए ये जो किनशिप कास्ट एंड क्लास वाला जो चैप्टर है, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, जो किनशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर है जो, उस चैप्टर में आप सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। नहीं, आप सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे कि कैसे सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो गई, वर्ना सिस्टम आ गया, वर्ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रस, ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है ब्राह्मणों ने जो बनाया था। उसके बाद आपका चैप्टर 4, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इस चैप्टर में मेनली रिलीजियस डेवलपमेंट्स और कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे, रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। आप बुद्धा के बारे में पढ़ोगे, गौतम बुद्धा के बारे में, आप महावीरा के बारे में पढ़ोगे, आप जैन रिलीजन के बारे में पढ़ोगे, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ोगे, कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई। उसके बाद चैप्टर 5 में आपका आता है, चैप्टर 5 से आपकी बुक 2 शुरू हो जाती है। जब इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया तो उस टाइम जो ट्रैवलर्स दूसरे देशों से आने लगे थे इंडिया में, और वो क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें अपने देशों में जाके बताएंगे, क्या क्या चीज़ें वो जो उन्होंने देखा वो उन्होंने लिखा, और जो उन्होंने लिखा वो उन्होंने अपने देश में छाप दिया और लोगों ने उसे पढ़ा। फिर बाद में लोगों को पता चला कि इंडिया में कितनी प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया कितना एक रिच कंट्री है। बाद में जब पता चलेगा कि इंडिया एक बहुत रिच कंट्री है तो बाकी देशों से फिर लोग इंडिया में और ज़्यादा आएंगे। आप बुक 3 में पढ़ोगे कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, डच आए, बहुत सारे लोग बाहर से आने शुरू हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चैप्टर है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। इसमें आप पढ़ोगे कि कैसे भक्ति काल और सूफी काल इमर्ज हुआ, कैसे लोगों में भक्ति भावना बढ़ी, कैसे जो सूफी सेंट्स थे वो इवॉल्व होना शुरू हुए।
फिर आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में कि विजयनगर एम्पायर, एक साउथ में एक एम्पायर था जिसको बोलते हैं विजयनगर एम्पायर। ये कैसे ग्रो हुआ? विजयनगर एम्पायर एक लौता ऐसा है साउथ में एम्पायर था जो बहुत पावरफुल था। बाकी बीजापुर और बहुत सारे जो उसके अगल बगल एम्पायर थे, अहमदनगर, वो वीक थे। बहमनी एम्पायर वीक था, विजयनगर सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर था साउथ में, पर फिर भी ये डिक्लाइन करता है, क्यों? ये मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊँगा। फिर पीजेंट्स जमींदार इन द स्टेट। इस चैप्टर के बाद आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में कैसे मुगल्स एम्पायर शुरू हो गया, बाबर ने कैसे मुग़ल एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की, उसके बाद से पीजेंट्स ज़मींदार और स्टेट में क्या हालात थे। ज़मींदारी सिस्टम इवॉल्व हो गया, स्टेट में मुगल्स का रूल था, और पीजेंट्स की क्या हालत थी, उनकी सिचुएशन क्या थी, वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। फिर बुक 3 में आप चैप्टर पढ़ोगे कॉलोनियलिज्म इन द कंट्री साइड। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए और उन्होंने 1757 में एक बैटल लड़ी जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद से उनका बंगाल पे कब्जा हो गया, और उसके बाद क्या क्या, कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज। कंट्री साइड का मतलब कंट्री नहीं, कंट्री साइड का मतलब यहाँ पे एक सिटी है या शहर है या टाउन है। टाउन के आसपास जो चीज़ें होती है, आसपास जो लोग रहते हैं उनको कंट्री साइड्स बोलते हैं। वो जो इलाका होता है टाउन के साइड का उसको कंट्री साइड बोलते हैं। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है, कॉलोनियलिज्म एक स्टेज है। कॉलोनियलिज्म एक स्टेज है, इसमें क्या होता है, एक कंट्री के प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए दूसरी कंट्री को गुलाम बनाते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं दूसरी कंट्री को। ये आप इसमें पढ़ोगे। फिर आप एक चैप्टर पढ़ोगे रेबल्स अंडर राज। मतलब जब पहले चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कैसे लोग परेशान हुए, जब लोग परेशान होंगे तो रिवोल्ट करेंगे, और रिवोल्ट इस चैप्टर में है 1857 का। फिर रिवोल्ट के बाद, रिवोल्ट में क्या होता है कि हम हार जाते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब ये रिवोल्ट फेल हो जाता है तो जो लोग फेल होते हैं उनकी जो नई जनरेशन आती है वो, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा होने के बाद लोगों के अंदर नेशनलिज्म बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हार जाएंगे, जो हारेंगे वो अपने आने वाली नई जनरेशन को कहानियाँ सुनाएंगे कि कैसे हमने अटेम्प्ट किया इंडिपेंडेंस का, तो तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो नेशनलिज्म इमर्ज हुआ उस टाइम पे। महात्मा गांधी उस टाइम से 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, उन्होंने कैसे अपने मूवमेंट्स चलाए, इस चैप्टर में पढ़ोगे। और जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है तो कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है, एक न्यू एरा बिगन होता है इंडिपेंडेंस का, सोवरेनिटी का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। उसके बाद का आप इसमें पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में लाऊंगा चैप्टर 1 के टॉपिक 1 पे, जिसका नाम है बिगनिंग। वो मैं चैप्टर आपसे डिस्कस करूँगा। पहले टॉपिक से शुरू करेंगे, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के पहले चैप्टर से, पहले टॉपिक से हम शुरू करेंगे। मैं आपको पूरा चैप्टर एक बारी में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं टॉपिक वाइज लेके चलूँगा हर चैप्टर को, जिससे क्या होगा, आप कम पढ़ोगे पर सही पढ़ोगे, आप अच्छा पढ़ोगे। भी है हमारा मोटिव है क्वालिटी ना कि क्वांटिटी। हम कम पढ़ेंगे पर क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होगी, आप उसको रिटेन कर पाएंगे, आप उसको कभी भूलोगे नहीं। और अगर भूल भी गए तो हम आपके लिए वीकली रिवीजन लाते रहेंगे, हफ्ते में 2-3 बार तो हम आपके लिए पोस्ट डाल दिया करेंगे, या फिर आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर देंगे नोट्स की। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।